जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस बार का जो सेगमेंट हम लोग का है वो हेल्थ का है और हम लोग इस समय ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में हैं, जो कि सुंदरपुर रोड पे पड़ता है, चितईपुर और DLW के पास। और हम डॉक्टर नूतन सिंह के पास आए हैं, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब के नूतन मैडम के विषय में और डॉक्टर करमराज सर के विषय में बताऊँ। ये चैरिटी ये लोग बहुत करते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग का ये जो सेगमेंट चल रहा है, सेशन चल रहा है, ये बहुत ही हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो सबसे पहले मैडम, आपने हम लोग के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद लाइव न्यूज़ के लिए। और हम चाहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन, जो अपना परिचय है, खुद दे, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू। मैं डॉक्टर नूतन सिंह हूँ। आई एम अ गायनिकोलॉजिस्ट। मैंने अपना UG KGMC लखनऊ से किया है विथ गोल्ड मेडल, और फिर PG मैंने मुंबई से किया है। और यहाँ हम लोग 10 साल से ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा एक सैटेलाइट क्लिनिक गोपीगंज में भी है, जहाँ मोस्टली मेरा एवरी सेकेंड एंड फोर्थ संडे फ्री OPD होता है। वहाँ जो पेशेंट्स जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, जो हमारे नीचे तबके के पेशेंट हैं या जो वुमेंस हैं जो जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो आती हैं और हम उन्हें देखते हैं। और हमारे पास जो भी मेडिसिन्स वगैरह होती है, हम कंसल्टेशन भी करते हैं और उनको ट्रीट भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स को मुझे यहाँ लाना होता है किसी सर्जरी वगैरह के लिए, तो वो भी हम लोग मिनिमल जितना एनेस्थेटिस्ट वगैरह अगर उनसे अरेंज हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो हम लोग थोड़ा खुद से इधर उधर कंट्रीब्यूट करके उनको हम लोग करते भी हैं। प्लस मैं और मेरे हस्बैंड रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म से भी हम लोग उस पर हम सवाल कुछ करेंगे मैडम आपसे। मैडम, सबसे पहला सवाल कि आज के अगर परिवेश को देखा जाए, जो वर्तमान जो करंट चल रहा है, उसमें एक लड़की जो होती है, क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो मेरे सवाल जो है इसी पे रहेंगे। आजकल की बच्चियाँ, पहले कहा जाता कि 16 वर्ष की राजकुमारी, यानी 16 वर्ष को एक माना जाता था कि एक मैच्योर होता था। लेकिन अगर हम इस समय वर्तमान में अगर देखें तो ये घट के 12-14 के बीच में आ गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? क्या ये उस बच्ची के अंदर, जो भी बच्ची को अगर प्रौढ़ता की तरफ चढ़ती है, तो क्या उसके अंदर कुछ बीमारी है या वर्तमान वाकई में परिवेश का ये कहीं ना कहीं हाथ? ये हमारा जो हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज जो हो रहे हैं, जो हमारा पहले की जो संस्कृति थी, जो हमारे दादी नानी के टाइम पे जो हमारा खान पान था, जो माहौल था, वो सब चेंज हो रहा है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि फ़ास्ट फूड ज़्यादा हो रहा है। बच्चे आजकल मोबाइल TV में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सोशली नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बाहर खेलने वगैरह भी नहीं जाते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल जो हमारा चेंज हुआ है, उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं यंग जनरेशन में, यंग लड़कियों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो लाइफस्टाइल की वजह से है, हमारे फीमेल्स में हम देखते हैं PCOD की प्रॉब्लम है, जो लड़कियों से होती है और फिर आगे शादी के बाद भी उनको कंसीव वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा मेजर हमारा ये जो है, जो हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और हम अपने डाइट को नहीं रख रहे हैं, और जो ज़्यादा बाहर खेलना कूदना हमारा कम हो गया है, सिर्फ मोबाइल TV पर हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। ये सारी इसके डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। अगर मैडम अगर यहाँ पे भारत में देखा जाए, क्योंकि हम लोग की थोड़ा सा जलवायु जो है वो गर्म, हम लोग नॉर्थ इंडिया में गर्म में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या जलवायु जो है, एटमॉस्फेयर का, या इसको जिस तरीके से भी समझें हम, क्या ये भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव डालता है इस पे, शरीर पे, वोमेंस पे, और खासतौर से क्या बच्चों पे? अगर मैं बच्चों को ले लूँ, जिसमें बच्चे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो बच्चों पर प्रभाव डालता है? देखिए, जैसे हमारा जो इंडिया था वो तो मौसम के माने में बहुत ही लकी था, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है। पर वो अगर हम उस हिसाब से अडॉप्ट कर लें अपने लाइफस्टाइल को, उस चीज़ से कर लें, तो हम उससे बच भी सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो हो रही है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप पे, अपने खान पान पे इस पे ध्यान दे सकते हैं और उस चीज़ को हम नगण्य बना सकते हैं। एक शादी की उम्र मैडम, साइंस के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, एक शादी की उम्र एक स्त्री के लिए कितनी होनी चाहिए? ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोई जो है वो इस समय जो है वो 32 के पार भी चला जा रहा है, कोई जो है वो अंडर 20 भी हो जा रहा है। तो एक एवरेज आइडियल एज क्या हो? देखिए, आइडियल एज ये अपना एक पर्सनल चॉइस है।
जो लड़की है, आजकल क्या हो रहे हैं कि सब पढ़ लिख रहे हैं, करियर के लिए ज़्यादा प्रो हो रहे हैं, करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, और हमें आज के माहौल में स्त्री को स्वावलंबी तो बनाना ही बनाना है, एजुकेट करना ही करना है। तो मैं ये इस पे कोई एक आइडियल एज नहीं बन, शारीरिक रूप से तो लड़कियां तैयार हो जाती हैं 16-17, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें पढ़ाई भी करनी है। तो ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ना कि कोई हम ऐसा कर दे कि नहीं इस पे हमें शादी ही करनी है। जो अपने करियर के लिए करना चाह रहे हैं वो करियर पूरी करते हैं, पर मुझे चाहिए कि एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए करियर और फैमिली में, एकदम बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, बहुत ज़्यादा बाद में भी नहीं, एक थोड़ा सा बैलेंस बना के हमें रखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें कब शादी करनी है। एक जो कि जनरल सवाल हो जाता है मैडम कि किसी की दाम्पत्य शादी हुआ और दाम्पत्य शादी की अगर मैं मान लूँ कोई भी एज रहा हो, लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं स्त्री प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसके वजह से कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रही है, अपना वंश को वृद्धि नहीं कर पा रही है, तो उस एज में आपसे मिलते तो आप क्या मतलब कैसे उसको जो है एनालिसिस करती हैं, क्या करती हैं? देखिए, पेशेंट जब पहले आता है वो यूजुअली तो हम लोग कहते हैं शादी के बाद 1 साल तक आप लोग साथ रहिए, 1 साल का टाइम देते हैं हम लोग कंसीव करने के लिए, लेकिन अगर वहीं फीमेल की एज ज़्यादा है तो वो 1 साल से और कम हो जाता है। पहले पेशेंट आता है तो स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होता है, कहीं उसको थायराइड तो नहीं है, प्रोलैक्टिन तो नहीं है, कहीं पास्ट हिस्ट्री ऑफ कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, वो सब जांच हम लोग करते हैं। हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस होता है, उनकी अच्छे से काउंसलिंग होती है, उन्हें हमें बताना होता है कि किस पीरियड में आप साथ रहोगे तो बच्चे सब, मतलब बेसिक चीज़ें पहले उनको हमें बताना होता है इन्वेस्टिगेशन के साथ, और ये स्टेप वाइज चलता है, एक के बाद एक। कुछ लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशन और जो हम काउंसलिंग करते हैं उसी से उनको फ़ायदा हो जाता है और वो कंसीव कर जाते हैं। अगर देखा जाए मैडम कि क्या संतानोत्पत्ति में डायबिटीज़, मधुमेह, जो कि एक हम कह सकते हैं कैपिटल हम लोग का देश हो चुका है, डायबिटीज़ कितना रोल अदा करता है संतानोत्पत्ति न करने में महिला को लेके? देखिए, डायबिटीज़ सिर्फ पर से डायबिटीज़ की वजह से कोई ऐसा नहीं कि वो कंसीव करने में उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। कंसीव करने से पहले ही उसका शुगर बहुत कंट्रोल में होना चाहिए, पहले से ही उसका अगर शुगर कंट्रोल में रहेगा, उस शुगर कंट्रोल के साथ अगर वो कंसीव करेगी और फिर वो पूरे 9 मंथ तक अगर उसका कंट्रोल रहेगा तो बच्चे पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बच्चे में कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे का वेट नहीं होगा, मदर को कोई उससे रिलेटेड ज़्यादा सिजेरियन वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो खाली शुगर बढ़े होने से कंसीव करने इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर शुगर बढ़े रहते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें हम ट्रीट कर लें और पेशेंट को कहें कि आप शुगर अच्छे से कंट्रोल करिए कंसीव करने से पहले ही, और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, तो उसमें मदर और बेबी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब स्तनपान भी आराम से वो महिला करा सकती है। एक कहते हैं मैडम कि 30 साल के बाद वुमेन्स में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है। अब ये कहाँ तक सही है ये अब आप हमको बताएंगी। तो क्या हमको ऐसे क्या बाहर से एक सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम लेना कहाँ तक स्वास्थ्यप्रद है? कैल्शियम आजकल तो टेस्ट होते हैं, और अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप कैल्शियम ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम कम है, वही मैं कहती हूँ ना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बोन में पेन हो रहा है, इधर उधर कुछ हो रहा है, और ये मैं यूजुअली देखती हूँ जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम की दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग कहते हैं कि आप 3 महीने खाइए, फिर 1-2 महीने ब्रेक करिए, फिर खाइए, लेकिन 30 साल में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आपका डाइट बराबर है। ये यूजुअली जब पेरीमिनोपॉजल पोस्ट मिनोपॉजल आते हैं तो इसकी रेगुलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैडम एक स्वस्थ दंपति को ये मान लिया जाए कि 30 साल 32 साल की उम्र तक जो है वो शादी कर सकता है और अपने वंश को बढ़ा सकता है, ऐसा माना जा सकता है भारतीय परिदृश्य में? हाँ। क्योंकि आजकल की महिलाएं जो है या लड़कियां जो हैं वो स्वावलंबी बनना चाहती है और कोई भी कैरियर जल्दी 30 उस तक नहीं पाया जाता। IAS या फिर IIT जो भी हो, वो थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है और एज शादी में थोड़ी सी बढ़ती हो जाती है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे जो ओवम होते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन आजकल लोग 38-39 पे भी शादी करते हैं और कंसीव करते हैं। ये पर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और
30-32 पे भी शादी होती है और बच्चे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक एज आता है मैडम जहाँ की मोनोपॉज होने लगता है, और ये मुझे लगता है कि ये स्त्रियों के लिए दूसरा जो है एक तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज की नेचर ने उनको दिया हुआ है। तो ये कितना गंभीर है और किन परिस्थितियों का अगर ध्यान न रखा जाए तो ये आगे चल के उनको और भी, जैसे कि पेन, कमर दर्द करना, ये करना, कंधे दर्द करना, ये सब शुरू हो सकती है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ से बताइए। ये यूजुअली एक कहते हैं ना, अपनी लाइफस्टाइल जो है, खान पान सही होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको रेगुलर 1 घंटा कम से कम आपको अपने आप को देना है। साथ में मैं तो कहूँगी थोड़ा मेडिटेशन भी करिए, ताकि वो जो मीनोपॉज वाला फेज़ आता है वो कितने हमारी फीमेल्स के लिए इमोशनली भी चैलेंजिंग होता है। वो थोड़े डिप्रेशन में जाती हैं। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, थोड़ा योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो उनका वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाता है, उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो और अपना कैल्शियम, विटामिन डी, B12 ये सारा लेवल कराना चाहिए। और सप्लीमेंट अगर कम है तो आप सप्लीमेंट्स लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। प्रसूति पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैडम। कहते हैं कि आजकल का जो प्रदेश चल रहा है या पे यहाँ पे चल रहा है, डॉक्टर से और हॉस्पिटल से जनता थोड़ी सी डरी सी है मैडम, भयभीत सी है, क्योंकि पहुँचेंगे बहुत से डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा, ये बनारस में ही है, हमारा ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी है, उस पर हम बहुत जल्दी कार्रवाई भी करवाने जा रहे हैं CMO सर से मिलके, कि नॉर्मल डिलीवरी को भी वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि सिजेरियन में आ जाता है। तो कैसे एक गार्जियन समझ सकता है कि यस ये नॉर्मल हो सकता है या सिजेरियन हो सकता है? देखिए, अगर पेशेंट कंसीव करता है, पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है, तो पहले से कोई नहीं बता सकता कि वो नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा। जब तक बच्चा आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक कोई गारंटी नहीं है कि नॉर्मल होगा या सीजर होगा। लेकिन मेरी बात मानिए, हर डॉक्टर यही चाहता है कि वो स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को दे। अगर पेशेंट हो रहा है तो उसको सीज़र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पूरा अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, अब सब कुछ नॉर्मल है और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, कभी बच्चा अंदर लैट्रिन कर देता है। अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहता कि माँ को, बच्चे को कुछ अगर हो जाए तो उन केसेस में आपको ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता पहले कि बच्चा नॉर्मली होगा या सिजेरियन है। जब तक बच्चा हाथ में नहीं आ जाता इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश यही होती है नॉर्मल की ही हो। अगर नॉर्मल में कहीं दिक्कत आ रहा है, जैसे बच्चा लैट्रिन कर दिया, उसके धड़कन में कोई दिक्कत आने लगी, नीचे आके फंस गया, आ ही नहीं रहा है, तो आपको तो बच्चे को भी देना है और माँ को भी स्वस्थ देना है, तो उन केसेस में तो करना ही पड़ेगा। एक अगर तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चे को माँ को या फिर उसके घर वालों को या डॉक्टर को क्या केयर करना चाहिए मैडम? ये बड़ा ज़बरदस्त गांव में पूछ लूँगा मैं, नेक्स्ट सवाल का मैं कर देता हूँ, सवाल ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बच्चा जैसे ही होता है, हम लोग बच्चे को तो पहले माँ का कंफर्टिंग वार्मथ चाहिए होता है। जब कंकारू इफेक्ट जो होता है हम माँ को लगा देते हैं, वो कंफर्टिंग इफेक्ट होता है। बच्चे को तुरंत एज सून एज पॉसिबल हम फीड कराना चाहते हैं कि वो ब्रेस्ट मिल्क उसको मिले, माँ के साथ ही रखते हैं, वो वार्मथ रहता है। और बच्चे को पूरा अच्छे से साफ़ करके कवर करके, जब तक उसका नाभि न गिर जाए, मालिश वालिश हम लोग एडवाइस नहीं करते। और बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और माँ के साथ ही उसको रखना है। जो कि मैडम का एक सेक्टर हमने देखा, दूसरे सेक्टर थोड़ा सा चैरिटेबल पे बात करेंगे। मैडम आप, जहाँ तक मैं आपको भी जानता हूँ, डॉक्टर साहब को पिछले मैं 9 साल से जान रहा हूँ, चैरिटेबल में आप लोग बहुत भागीदारी आप लोग का बढ़ चढ़ के रहता है। थोड़ा सा जो रोटरी क्लब से आप लोग जुड़ी हुई हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या प्रोग्राम आप लोगों ने विगत 2-3 साल में किया और आगे का 1-8 साल का क्या आपका प्रोग्राम? देखिए, विगत का मैं बता सकती हूँ, आगे का मेरे हस्बैंड बताएंगे। हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं, हर जगह पे हेल्थ कैंप लगता है, और फ्री आई कैंप कराते हैं हम लोग। और बीच में हम लोगों ने फ्री आई सर्जरी भी रोटरी क्लब से कराई थी। जाड़ों में कंबल वितरण वगैरह होता है। और हम लोग अपना घर आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ वो पेशेंट्स आते हैं जिनका कोई नहीं रहता, सड़क पे होते हैं, वो पेशेंट हमारे यहाँ कुछ भी ऑर्थो का प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ आते हैं, फ्री सर्जरी होती है उनकी। डॉक्टर निरंजन जो अपना घर आश्रम देख रहे हैं, वहाँ से मरीज आते हैं, व्हील चेयर उनको प्रोवाइड करते हैं सब।
मैडम ऐसा कुछ छूट गया हो जो आप महिलाओं को, स्त्रियों को आप संदेश देना चाहती हैं जो कि मैं सवाल न कर पाया हूँ? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं पूरे घर को देखती हैं पर अपना ख्याल नहीं रखती हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी, अपना देखेंगी, तभी वो पूरे परिवार को भी देखेंगी। वो क्या करती हैं, पहले हस्बैंड का देख लें, इन लॉज का देख लें, बच्चों का देख लें, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो उन पे आता है। तो मेरे ख्याल से उनको अपना भी ध्यान अच्छे से देखना चाहिए और थोड़ा अपना भी और अपने बच्चों का भी घर का ही खाना खिलाएं, बाहर का खाना ज़्यादा न खिलाएं, अपना डाइट अच्छा रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। एड लाइफ टू योर ईयर्स, नॉट ईयर्स टू योर लाइफ। मैं तो यही कहूँ। मैडम आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे हमारा इंटरव्यू डॉक्टर नूतन सिंह से, जो कि बड़ी पर्सनालिटी हैं और इतनी बड़ी पर्सनालिटी को हम 10-20 मिनट में नहीं समेट पाएंगे। और इनसे इन्हीं के साथ विदा हो रहे हैं हम वादे के साथ कि अगले जब भी मौका मिलेगा तो हम इनके साथ फिर से शेयर करेंगे महिलाओं और स्त्री रोग विशेषज्ञ। तब तक के लिए थैंक यू।